वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले इसार राणा साहब कह रहे थे कि ये सोच है बेसिकली, जो अगर सोच लिया जाए, कोई मुल्क ये सोच ले कि वो दुनिया की सुपर पावर के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है, एक लिहाज से ईरान की मिसाल हमारे सामने है। लेकिन डॉक्टर फ़ानी साहब की मिसाल आपके सामने है। जी जी, मैं डॉक्टर इरफान साहब, ये जो बात ये कह देना, ये क्या इतना ही आसान है कि हम अगर ये समझ लें कि कोई मुल्क ये सोच ले तो वो सरवाइव कर सकता है? ये जिन्होंने सोचा था, जिनकी मिसाल खालिद फारूकी साहब ने जिन तमाम मुस्लिम लीडर्स की दी थी, इन्होंने सोचा ही था कि या तो कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं सका था, लेकिन वो जो है उन्हें एक एक करके जो है वो मार दिया गया। आपके ख्याल से क्या सोच लेने से मामलात जो हैं वो आपके कंट्रोल में आ सकते हैं? देखें जी, प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो सोच है ना, वो भी हमारी अपनी नहीं है, वो सोच भी उनकी दी हुई है जिन्होंने हमको आज़ादी दी थी। और दूसरी बात, जो अभी इत्तेहाद उम्मत की बात हो रही थी ना, तो उम्मत जो है, उम्मत तो अपने तमाम जो मामलात हैं उनमें उनमें मुत्तहिद है। तमाम अरब अक़वाम मुत्तहिद हैं, पूरी इस्लामी दुनिया की अक़वाम मुत्तहिद हैं। जहाँ प्रॉब्लम है वो क़यादत में है। आज अगर अरब आज़ाद हो जाएं तो फ़लस्तीन भी आज़ाद हो जाएगा। अब अरबों की आज़ादी से मेरी मुराद क्या है? अरब अपने उन बादशाहों से आज़ाद हो जाए जिन बादशाहों को उन अरब अक़वाम के ऊपर ला के बिठाया गया है उन कॉलोनियल पावर्स की तरफ से। जब तक वो अरब मौजूद हैं और ये तमाम हुक्मरान जो मौजूद हैं, देखें जो इस्लामिक वर्ल्ड है ना, बुनियादी तौर पर जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है, वो जिस सोच और फिक्र और आइडियोलॉजी के ऊपर तश्कील दिया गया है, उसके अंदर जो दुनिया के अंदर एक तरफ डेवलप्ड वर्ल्ड है, और जैसे फारूकी साहब फरमा रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। अगर तो डेवलपमेंट का ताल्लुक जीडीपी के साथ है तो अरब रियासतें डेवलप्ड है, लेकिन अगर डेवलपमेंट का ताल्लुक एचडीआई के साथ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी उसमें अंदर हो, लोगों की एजुकेशन भी हो, लोगों की हेल्थ भी हो, लोगों के अंदर इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखने की और सियासी ओपिनियन रखने का मौका भी आजाद हो सकती है। देखें, दुनिया को या मगरिब को इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं है, मगरिब को पॉलिटिकल इस्लाम से प्रॉब्लम है। जब जब आप इस्लाम को सियासत के अंदर लेके आएंगे, हमास जो थी वो 2006 के इलेक्शन जीत गई थी, और जीतने के नतीजे में मगरिब ने कहा नहीं ये दहशतगर्द है, अल फतह ने भी कहा ठीक है जी ये दहशतगर्द को दे दी क्योंकि उनको तस्लीम करे। इजिप्ट के अंदर कहां 1956 में इजिप्ट के अंदर रेवोल्यूशन आया था, किंग फारूक को जब खत्म करके जमाल अब्दुल नासिर की गवर्नमेंट बनी, और जो मुस्लिम ब्रदरहुड थी वो पूरा 100 साल के बाद तकरीबन 2011 के अंदर अरब स्प्रिंग के बाद उनको और 2 साल वो हुकूमत नहीं चलने दी जाती, और जो सदर मुर्सी थे, पीएचडी डॉक्टर थे, उनको जो जेल के अंदर मार दिया जाता है। तो बुनियादी तौर पर दुनिया काम और ज़मामे सियासत जो है वो जिनके हाथ में है, उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जो बंदा भी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करेगा, अल्टीमेटली उसको वो अपने लिए कांटा समझेंगे। देखें, मगरिब जमहूरियत से भी प्रॉब्लम नहीं है, डिक्टेटरशिप से प्रॉब्लम नहीं है, बादशाह से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो अगर तो वो बादशाह इस्लामिक है और इत्तेहाद की बात करता है, अगर वो डिक्टेटर इस्लामिक है और इत्तेहाद की बात करता है, और अगर वो जमहूरी लीडर भी इस्लामिक है और इत्तेहाद की बात करता है, उनको कोई कबूल नहीं है। उनको वो बादशाह भी कबूल है जो उनके मफादात के मुहाफिज के तौर पर वहां पे काम करता ये तो अंडरस्टूड सी बात है, तमाम ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, जो सूट करता तो है वही जो है उसके लिए कोशिश की जाती है ना कि वो उसके साथ कंफर्टेबल है तो वो करता है। असल मामला तो ये तो सारे हम मसाइल की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपके पास ही आ रहा हूं खालिद साहब, मसाइल पे बात कर रहे हैं हम सारे कि ये मसाइल हैं, मसाइल सबको मालूम है। मेरा पॉइंट ये है कि आज जिस जगह हम खड़े हैं, ईरान जंग के बाद जो रियलाइजेशंस डेवलप हुई हैं, क्या आप समझते हैं कि ये रियलाइजेशन इतनी है कि इन मसाइल जिनकी तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं या हम जानते हैं, इनको ओवरकम किया जा सकता है, इनको ओवरकम करके उस इत्तेहाद की तरफ जाया जा सकता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है इन द कमिंग टाइम्स? या मुझसे सवाल कर रहे हैं खालिद साहब? देखिए, आप देखें ना, ये जो जंग अभी ईरान वाली हो रही है, इसके बाद तो ये इस्लामी ब्लॉक मजीद मुंतशिर हो गया है। अच्छा, आप मुझे बताएं ना कि थोड़ी सी अरब मुल्कों में एक यूनिटी थी, वो भी खत्म हो गई है। आप मुझे बताएं ना कि यूएई कहां पे खड़ा है, वो तो इसराइल का अलाई बन गया। बहरीन कहां पे खड़ा है,
नहीं, लेकिन इसी तरह यूएई के से साथ तो जो मामलात सऊदी अरब के पहले से चल रहे हैं ना सर, हमें पता है, हम जानते हैं कि उन्होंने वो जो कुछ हो रहा था अफ्रीका के अंदर, जो उनके सूडान के अंदर मामलात थे और नहीं, दो वो और नहीं, मसाइल वो थे, मैं मतलब देखिए, ये तो जो भी इसकी रीजन, जो भी नौशाद साहब उसकी रीजन बनी है, जो वाकयात भी बन रहे हैं, मैं तो ये बता रहा हूं कि मुसलमान ममालिक जो हैं, और उनमें इंतशार तो पहले से था, जी अब जी तो ये इस जंग के बाद मजीद इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो ज्यादा खुल के सामने आएंगे। जी मसला बुनियादी तौर पर, जब हम सारे एक बात पे, ठीक है अपनी अपनी सोच हो सकती है, बहैसियत मुसलमान मैं भी ये चाहता हूं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो मजहब है, दीन है, वो पूरी दुनिया में जाए। लेकिन ये जो दुनिया के मामला चलाने वाली बातें हैं ना, मुल्कों को चलाने वाली बातें जो हैं, ये भी मतलब सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन होगा तो काम चलेगा। मैं फिर आपसे ये सवाल करता हूँ कि इंडोनेशिया कौन सा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का हिस्सा बना है? मलाइशिया कौन सा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का हिस्सा बना है? ये दोनों इस्लामी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, दोनों में ह्यूमन डेवलपमेंट भी हुई है। मामला सिर्फ ये है कि क्या हुक्मरान अवाम के मुफाद का ख्याल रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। तुर्किया में हालात बेहतर हैं, बाकी मुल्कों से बेहतर हैं। सो जब तक आप अपने अवाम की सहूलत के लिए और आप अपने मुल्कों के अंदर ऐसी नुमाइंदा हुकूमतें नहीं लेके आएंगे जो अवाम के मुफादात की अक्कासी करती हों, ये असल मामला ये है। जब आप ये सोच के आएंगे, अच्छा आपके मामले में अगर आप मुसलमान ममालिक का एक इत्तेहाद बना लेंगे तो आपके सामने फिर अनसीन है, अगर तो फिर सीन होके वो क्रिश्चियन ममालिक का एक इत्तेहाद आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर मुसलमान ममालिक के तौर पर आप अपनी जंग लड़ते रहेंगे, क्रिश्चियन ममालिक का इत्तेहाद तो हमारे सामने खड़ा है फारूकी साहब, आज से नहीं है। हम तो वो तो हमारे सामने हर दौर के अंदर खड़ा रहा है। जब हमारी खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई, मुसलमानों को ये जो कुछ हमारे साथ हुआ, ये सब उस क्रिश्चियन इत्तेहाद ही है ना। फिर सुन लें, फिर नौशाद साहब सुन लें, हमारी खिलाफत इस्लामी की जब हम बात करते हैं तो खिलाफत इस्लामिया तो आजादी, खिलाफत इस्लामिया से आजादी तो सऊदिया ने ली, खिलाफत इस्लामिया से आजादी तो जो अरब ममालिक थे इन लोगों ने ली। सो खिलाफत इस्लामिया के खिलाफ सिर्फ कोई यूरोप नहीं लड़ा, कोई बरतानिया नहीं लड़ा, ये ममालिक खुद भी लड़े, वहां के बाशिंदे लड़े और वहां पे उन्होंने ये हुकूमत खत्म करवाई। जिस खिलाफत को वहां के लोगों ने पसंद नहीं किया, जिस खिलाफत को वहां के लोगों ने, तुर्किया के लोगों ने छोड़ दिया, हम उसके पीछे लपक रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि वो खिलाफत इस्लामिया कहीं से आ जाए। वो कोई खिलाफत इस्लामिया, वो खिलाफत उस्मानिया खानदान की हुकूमत थी। और उस्मानिया नाम सुन के हम समझते हैं कि बहुत बड़ा मुतबर्रक नाम आ गया था। वो तो वहां का एक हुक्मरान था, उसके नाम से एक हुकूमत बन गई। तो खिलाफत उस्मानिया कैसे बन गई? वो एक टाइटल ले लिया उन्होंने। सो चीजें यह है कि क्या वो इस्लामी हुकूमत थी? वो तो एक अंपायर थी। उस अंपायर के मकासद ही और थे। उस अंपायर के जो मकासद उस दौर पे थे, आज वही मकासद अमेरिका के हैं, कल यही मकासद जो हैं वो चाइना के भी होंगे। मसला सिर्फ समझने का है। इस सूरत को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो बुनियादी काम करने की, जो अब आप जो देखें ना, जो जितनी बातें करते हैं, मालियाती तौर पर भी कोई मुस्तहकम मुल्क नहीं है। आप देखें ये अभी जो क्राइसिस आया, यूएई को अपनी करेंसी स्वैप करना पड़ी, अमेरिका के सामने जाके रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी कि भी हमें तुम डॉलर दो। पैसा सारा तो इनका वहां भी पड़ा हुआ था। सो ये कोई इनके पास खुशहाली भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। ये सुबह और रात का मसला है। कब इनकी रात हो जाए इसका कोई अंदाजा ही नहीं किसी को। अब मसला सिर्फ इतना सा है कि ये ममालिक जहां भी है, खा उसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, तुर्की, कोई भी कंट्री जो है, यहाँ पे आप अपने अवाम के लिए यूनिवर्सिटियां बनाएं, कॉलेज बनाएं, इदारे बनाएं। ये जब तक आप साइंस के मैदान में आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी कोई मुमलिकत इस्लामिया, कोई उम्मत इस्लामिया तरक्की नहीं कर सकेगी, कोई ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। जाहिलों का कौन सा इत्तेहाद होता है, मुझे ये बताएं। जहालत में पूरी दुनिया में सबसे आगे कौन है? ये मुसलमान ममालिक हैं, जो समझते हैं तालीम हमारा जेवर है, जो समझते हैं तालीम हमारा मिशन है। पूरी दुनिया में आप मुझे बताएं किस इस्लामी मुल्क की यूनिवर्सिटी है जो दुनिया में आप कहेंगे पहली 500 यूनिवर्सिटी में आती है, 400 यूनिवर्सिटी में आती है? ये तो मसाइल बैठे हुए हम अपनी औकात को पहचाने। ये मुसलमान ममालिक जो है, इनको इस बात की नहीं कि दूसरा आके इनके ऊपर जुल्म करता है, इसकी सजा नहीं मिलती। इनको बुनियादी तौर पर जाहिल रहने की सजा मिल रही है। 2-3 ममालिक ने कुछ असला इकट्ठा कर लिया, पाकिस्तान ने एक तजर्बा कर लिया और पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दी, हम सब ने देखा। तो इससे सबक पाकिस्तान को ये सीखना चाहिए ना कि हमने जो इंडिया को शिकस्त दी है अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से दी है। इस साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद में इस मामले में पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और ये सिर्फ अस्करी मैदान में नहीं होनी चाहिए, मेडिकल समेत हर शोबे में होनी चाहिए। और यही काम जो है सऊदी अरब को भी करना चाहिए, यही काम जो बाकी अरब ममालिक है इनको भी करना चाहिए। जब तक ये काम ये नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो कोई शऊर ऐसा पैदा ही नहीं होगा
जो आपको किसी इत्तेहाद की तरफ लेके जाएगा। ये बाकी सारी बातें आपकी अच्छे दिन पे अच्छी बातें होनी चाहिए, ये सारी ख्याली बातें हैं। सोच की बात असल जो अगर लेके आनी है तो वो नारों से नहीं आएगी, वो अमली इक़दाम से आएगी, वो हम करने के लिए तैयार नहीं। ठीक, राना साहब, ये जो मामला है, ये 4 ममालिक के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात है। एक्चुअली इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कम से कम चले और कुछ नहीं तो एक दूसरे की सिक्योरिटी के मामले में भी इकट्ठे हो जाएं। आपको लगता है कि ये जो इत्तेहाद है ये कायम हो पाएगा कम से कम सिक्योरिटी की हद तक? नहीं, बात की सिक्योरिटी कैसे करेंगे ये एक दूसरे की? सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो सिर्फ इस खित्ते में पाकिस्तान है, एक जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। बाकी ये तो अगर इतने ही योग्य होते तो फिर इन्हें आज ये इधर उधर मुंह मारने की लेकिन उस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए रिसोर्सेज और वसाइल का भी होना जरूरी है ना। हाँ, यह गल है ना कि ये बात आपने की ना कि भाई आप हमें रिसोर्सेज और वसाइल दें, हम आपको सिक्योरिटी दे देंगे, ठीक है ना। ऐसे रखना यही गल की असल तो बात ये कि नहीं, ये फ्रेमवर्क है ना, इससे थोड़ा सा और आगे की बात है, एक दूसरे को डेवलप करने की बात भी है, इसमें स्ट्रेटेजिक वो अलायंस भी है। नौशाद साहब, कौन सा डेवलप करना? इंडिया के साथ तारीखी मुआहदे सऊदी अरब के $1 ट्रिलियन के, डेवलप करना था तो करते पाकिस्तान को। हमें तो ऑयल रिफाइनरी का वादा किया हुआ 10 साल से और लगा वो इंडिया में रहे जाके, इंडिया को सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे। केड़ी डेवलपमेंट करनी है उन्होंने साड़ी? आज भी हमें हमारा पासपोर्ट उठा के वो फेंकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। वो आज भी हम वहां पे दूसरे दर्जे के शहरी डेवलपमेंट साड़ी करानी है उन्होंने क्या हमारी डेवलपमेंट करानी है? हम उनके कमी है, वो कमी के तौर पे लेते हैं कि जैसे चौधरियों के आगे बड़े बड़े मोटे डंडे वाले लोग खड़े होते हैं, लेकिन वो चौधरी के साथ नहीं बैठते। वो चौधरी का डंडा लेके, हाँ चौधरी नवा डंडा ला देता है, प्लास्टिक भी चढ़ा देता है, किसी पे पित्तल चढ़ा देता है, किसी पे कुछ कर देता है। वो कर दे तो कर दे। असल मसला सिर्फ ये है कि जो अभी खालिद फारूकी साहब ने कहा, 2 मुल्कों की मिसाल दी, इंडोनेशिया, मलेशिया की, तुर्किया की। मुझे बताएं क्या इनके जो हुक्मरान हैं, इनकी जायदादें पाकिस्तान के बाहर हैं? इनके कारोबार पाकिस्तान से, वो अपने मुल्क से बाहर हैं? जो इंडोनेशिया, मलेशिया और तुर्किया वालों के, क्या इनकी भी ऑफशोर कंपनियां छुपी हुई जो चारों तरफ है? क्या इनके भी महल है उनके मुल्कों से बाहर? भाई जब अपने ऊपर लोग ऐसे बिठा दोगे जिनका इंटरेस्ट ही दौलत कमाना होगा, उन्होंने मुल्कों को आगे लेके कैसे जाना है? कैसे ले जा सकते हैं वो उन मुल्क मालिक को आगे? जिनके बच्चे पर उस मुल्क के नेशनलिस्ट ना हो और पासपोर्टों के हम नहीं मानते पाकिस्तान का, वो कहते हैं पाकिस्तान में इनकलाब लेके आएंगे। आप अपने बच्चों को तो पहले पाकिस्तान ले आए, इनकलाब बाद में ले आना। तो ऐसे मुमालिक के अंदर भाई इस तरह नहीं होता जिस तरह हम समझ रहे हैं ना कि कोई हम बड़े को पहलवान बन गए, हमारा बड़ा दुनिया में नाम हो गया। ये राना साहब, बच्चे किसके, ये किसके मिसाल दे रहे थे आप? 2 साल के अंदर हमने 10 बिलियन डॉलर के करीब जो है इस गरीब अवाम की जेब से निकाल लिया लेवी के नाम पे। और वो कहाँ का गया, किस जगह इस्तेमाल हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं, इस तरह मुल्कों ने आगे जाना होता है। जब तक हुक्मरान आपके ऊपर बैठे हुए वो होंगे जो पैसे के भिखारी होंगे, लालची होंगे, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकते। राना साहब, वो तो हुक्मरान तो वो क्या कहा जाता है कि जैसे कौम होगी, अवाम होंगे, उसी में से हुक्मरान आएंगे। हम ये 5 लोग यहाँ पे बैठे हुए, क्या हम चोर हैं? नहीं, मैं हम में से कोई चोर है? अब ये क्या हमारे पैसे मुल्क से बाहर हैं? ये तो क्या हम हमारे कारोबार मुल्क से बाहर हैं? हमने तो वोट नहीं दिया इन्हें, तो फिर ये कैसे आ गए? अच्छा, वैसे यही अमेरिका की पॉलिसी है। ये जो बात ऑफशोर कंपनियां और ये सारा कुछ है ना, चेंज करते हैं। ईरानियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, नहीं की ना रिजीम चेंज, खड़े में अपने पैरों पे। जिस कौम के अंदर एक कागज के अंदर मामला आगे पीछे हो जाए, फिर हमारा हर वाले कौम तो हम भी खड़े हैं, हमने भी भारत को जो है वो नाको चने चबवा दिए, शिकस्ते फाश दे दी। हमारे पास एक जुमला ही है, हम दुनिया की कोई बात करें ना कि पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे, हमने इंडिया को हराया। भाई पाकिस्तान के जीडीपी तब नीचे चला गया, हमने इंडिया को हराया। और भाई पाकिस्तान कर्जों के जाल में दब गया, हमने इंडिया को हराया। हमारे पास इसके अलावा और कुछ कहने को, माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून सबने याद किया। चलो कोई बात नहीं, शुक्र है कि याद कर लिया, कोई कुछ किया है तो ये याद हो गया ना। एक जमाना था, ये भी याद नहीं किया, एक जमाना था कि हम ये कहते थे कि हम जी हमारे टैंकों में तेल नहीं है। बहरहाल कम से कम इस दफा टैंकों में तेल भी था और वो तेल इस्तेमाल भी हो गया और उसका फायदा भी हमने देख लिया कि पूरी दुनिया। कोई लड़ाई नहीं हुई। राज साहब करने तो थे बात। डॉक्टर नवीद साहब, अब मामला ये है
कि ये तो बात जहाज में भी तेल पड़ता है। जी जी, बात ये है कि असल मामला डॉक्टर ये है कि जो समझने की बात है, जो मुझे इस सारी डिबेट के अंदर, इसमें बहुत सारे एरियाज हमने ऐसे एक्सप्लोर किए हैं जो हम यूजुअली गुफ्तगू में हम ज़ेर बहस नहीं लाते, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि आपकी इंडिविजुअली आप जब अपने ऊपर स्टैंड करेंगे, चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, तुर्किया हो, पाकिस्तान हो, जब आप अपने आप को इस लेवल पे ले जाएंगे, पाकिस्तान भी अगर ये भारत से जंग ना जीतता तो शायद इसकी ये पजीराई या ये लेवल इसका किसी सूरत ना होता। उससे पहले जो हमारा हालात थे हम देख ही रहे थे। सो अपने अपने लेवल पे जो स्टैंड करना है, अपने अपने लेवल पे अपने आप को आगे ले जाना है। जैसे खालिद फारूकी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आगे जाना है, और सिर्फ अस्करी लिहाज से नहीं, बाकी जो सिविल शोबे हैं वहां पर भी आगे ले जाना। तब आपकी एक कौम बनती है, तब आपके अंदर जो खुशहाली आती है, और खुशहाली आती है तो आप इस काबिल होते हैं कि आप जो है वो दुनिया की दीगर नेशंस को कंपीट कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या लवाजमात है जो हमें पूरे करने हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर मुल्क का अपना एक बेस्ट फेस होता है जो आप दुनिया को दिखाते हैं। अगर आपका आर्मी या आपके डिफेंस फोर्सेस आपका स्ट्रांग फोर्टे है, तो मसल है, तो उसको दिखाने में क्या हर्ज है? ठीक है, तो वो आप तो उसमें शर्माने की बात नहीं है। अगर किसी का इकोनॉमी है, किसी का बिजनेस है, तो आपका अगर ये है स्ट्रांग पॉइंट और स्ट्रांग मसल, तो उसको आपने फ्लेक्स करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिस तरह बाकी ममालिक ने किया है, तमाम मसाइल के बावजूद हल आपने खुद निकालना है कि सेट योर हाउस इन ऑर्डर। आप अपने आप को ठीक करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वसाइल भी हैं, लोग भी हैं। जो भी हम इन पे अदम एतमाद का इजहार करते रहें, जो 2-4 साल जो है वो इक़्तिदार में रहता है, उसको गालियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक़्तिदार से उतरे हैं तो इंतशार फैला दें। तो सबको मिलके इस मुल्क में स्टेबिलिटी लानी चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो अलायंसेस हैं, कोई मुल्क चाहे सुपर पावर हो, बगैर अलायंस के, आप अमेरिका को देखें, यूरोप जहां भी वो उसने इन्वेड किया है, हमला किया है या इकोनॉमिक किया है, वहां पे उसने लोगों को साथ, ममालिक को साथ में लाया है। अब यूरोप नेटो साथ को नहीं कह है रहे तो हैं देखे, आप साथ इत्तेहादी आए। साथ नहीं है तो कितना मुश्किल है अब अमेरिका के लिए सारे मामला को डील बिल्कुल, तो ये इत्तेहाद वाला काम भी आपको जारी रखना पड़ेगा। सेट योर हाउस इन ऑर्डर, करेक्ट, आपने अच्छे जो अलायंसेज हैं वो करें। तो मैं समझता हूं कि इसमें, और अभी आप देखें कि स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई। जितना मर्जी हम पॉलिटिकल जो है ऑपोजिशन के बिना पे कहते रहे, हमेशा यहाँ पे इलेक्शन ऐसे होते रहे, लेकिन एक आपका रिकग्निशन तो हो रही है इस वक्त। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप रिकग्निशन हो रही, इस पे आपको कैपिटलाइज करना होगा अपने लोगों की वेलफेयर के लिए। देखें कि अगर ईरान में सैंक्शंस उठा ली जाती हैं और हम उनसे बेहतर तो एनर्जी और गैस वगैरह का कर लेते, तो हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमें पॉजिटिव साइड देखते रहना चाहिए, और उम्मीद है कि ये अच्छी जो चीजें हैं, दे अराउंड। ठीक है डॉक्टर फानी साहब, ये बस शॉर्ट सा मैं चाहूँगा कि ये आप भी अपनी इनपुट दीजिए कि क्या चीज़ों की ज़रूरत है जो आज हमें सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ हमें कौन सी चीज़ें हैं जिस पे बैक करना है, ताकि हम भी दुनिया की जो अक़वाम आलम है उसमें अपना नाम बना सकें। देखें जी, वो इकबाल ने कहा था कि थे वो आबाद तो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। हमने मुस्तकबिल में किसी मसीहा के मुंतजर नहीं होना, हमने अपना जो वज़न है वो खुद उठाना है। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इल्म है, उस सारे सिनारियों के अंदर जो फारूकी साहब ने भी बातें की, मैं बिल्कुल उनको सेकंड करता हूँ कि आज के जदीद रियासती निज़ाम के अंदर हम जब ये उम्मत और इस तरह की बातें करते हैं, उम्मत अपनी जगह पे इंटैकल है, वो मौजूद है। हर मुल्क ने अपने अपने मफादात को देखते हुए डिसीजंस लेने होते हैं, और उन डिसीजंस के अंदर आप अगर अपने कौमी मफादात को देख के, जो हकीकतन कौमी मफादात हों, किसी ख़ानदान के मफाद को पाकिस्तान का मफाद ना कहा जाए, तो फिर वो हम देखेंगे कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। और आने वाले वक्तों के अंदर हमें इस तरह के इत्तेहादों की और अलायंसेस की ज़रूरत है जिसके अंदर तमाम ममालिक मगरबी ताकतों के जहाँ पे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वहाँ पे अपनी रियासतों के मफादात जो हैं उनको भी मलहूज़ खातिर। ठीक है, 30 सेकंड फारूकी साहब, मैं आ जाऊँगा, आप भी अपनी इनपुट 30 सेकंड की दे दीजिए, फिर मैं कंक्लूड करूँ। सिंपल मेरा तो ये ख्याल है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना जो शौहरी तौर पे अच्छे हो सकते हैं, उन सब की बुनियाद तालीम है,
उन सब की बुनियाद नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज की कमी है, शऊर इसलिए नहीं इंसानों के पास, और जो शऊर है वहां पे सख्ती होती है। और जब तक यहाँ पे, मैं तो फिर इस बात पर जोर दूंगा कि दुनिया में जहां कहीं तरक्की हुई वो इसलिए हुई कि वहां पे हुक्मरान जो थे अवाम के अपने थे। जब हुक्मरान अपने आप अवाम के मुंतखब करदा होंगे तो वो अपने मुल्क को भी तरक्की देंगे, अपने अवाम को भी तरक्की देंगे। और ये सारा कुछ जो है, इस सारे कुछ के लिए आप यूरोप की तरक्की की आप 300 साल की पिछली तारीख देखें तो उसमें सबसे बुनियादी किरदार वहां के तालीमी इदारों ने अदा किया। आज अगर हम ये जो इस्लामी ममालिक हैं कम से कम यही कुछ कर लें कि हर मुल्क में 25-30 यूनिवर्सिटियां ऐसी बन जाए, 10 यूनिवर्सिटियां बन जाए, 5 बन जाए जो इंटरनेशनल लेवल की हों, तो यहाँ से ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, मेरे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैं माजरत चाहूँगा। मैं अहले वतन को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ क्योंकि कल ईद होगी। मेरी तरफ से ईद कुर्बान सबको, पूरे अहले वतन को मुबारक हो। नाज़रीन, हमने जो डिबेट की उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हम अपनी बेहतरी के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। यकीनन मुस्लिम उम्मा जो है उसका होना और उसका इत्तेहाद भी बहुत ज़रूरी है। ये चंद ममालिक का भी हो सकता है, 10 ममालिक का भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले हर मुल्क जो है वो अपने अपनी सतह के ऊपर इस काबिल हो कि वो अपना मुकाम जो है वो जो दीगर ममालिक हैं उनके सामने अपने आप को पेश कर सके, रख सके, स्पेशलिटी हो उसकी, और अपने अपने अवाम के लिए काम कर रहा हो, अपने अवाम को खुशहाल करेगा तो ममालिक जो हैं वो खुशहाल होंगे। इसार राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नवीद इलाही साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इरफान फ़ानी और खालिद फ़ारूकी साहब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह ईद पे आपके सामने होंगे, ईद शोज़ की शक्ल में आपके साथ फिर गुफ्तगू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह निगहबान।